नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम थर्मल फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ठीक है, हमने 7-8 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मेयर्स फॉर्मूला और फेज चेंज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। और आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, फ्री एक्सपेंशन, साइक्लिक प्रोसेस, ऑल दीज हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड, ठीक है ना। तो हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे मेयर्स फॉर्मूला बताया था, तो मैंने बताया था कि जो डिफरेंस होता है हीट कैपेसिटी का एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय एनआर, ठीक है ना। एंड दिस इज वैलिड फॉर आइडियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। मेयर ने दिया था ये फॉर्मूला, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर हिम। मेयर्स फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं, मेयर्स रिलेशन हम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। लेकिन हम यदि एक जनरल फॉर्मूले की बात करें, ठीक है ना, एक जनरल फॉर्म की बात करें, द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एनी गैस, ठीक है ना, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए हम एक जनरल फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर का मेन कंसर्न वही है, समझ में आया। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस एंड दैट विल बी अ जनरल फॉर्म, ठीक है ना। उस जनरल फॉर्म से हम रियल गैस के लिए और आइडियल गैस के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आए चीज़ें। तो ये आज का हमारा लेक्चर है, ठीक है ना। तो जो रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस है, मैं आपको एक क्विक ग्लैंस दे देता हूँ व्हाट वी विल कवर। तो हम इसमें देखेंगे किस तरीके से इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखते हुए प्रोसीड करेंगे, और हम डिफरेंस निकालेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। हम जनरल फॉर्म निकालेंगे, ठीक है। फिर हम उस जनरल फॉर्म का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। उस जनरल फॉर्म से हम परफेक्ट गैस के लिए अपना रिलेशन निकालेंगे, जो हमारा क्या होता है आइडियल गैस के लिए रिलेशन, मेयर्स फॉर्मूला होता है। समझ में आई बात। फिर हम रियल गैस के लिए जनरल फॉर्म निकालेंगे किस तरीके से, और रियल गैस में हम वंडर वॉल गैस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। तो हम वो रिलेशन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। फिर मैं आपको सॉलिड और लिक्विड के लिए बताऊँगा किस तरीके क्या रिलेशन होता है हीट कैपेसिटी का, ठीक है। फिर हम ग्राफ देखेंगे CP माइनस CV का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। समझ में आई चीज़ें। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिना समय गवाइए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो इंटरनल एनर्जी होता है ना हमारे पास किसी भी गैस के लिए, तो हम किसके लिए पढ़ रहे हैं भी, गैस के लिए, ठीक है। तो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स PV, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, अब जो गैस है ना, तो इंटरनल एनर्जी क्या है, हमें लेट अस अज्यूम इट्स अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी इट्स अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। यू कैन ऑल्सो एज्यूम इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। समझ में आया, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे हमारे पास कोई अदर रिलेशन निकलेगी, वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है जितना हमारे लिए रेलेवेंट है जो एक्सप्रेशन हमारे पास आता है व्हेन वी कंसीडर इंटरनल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ में आई चीज़ें। तो हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर कंसिडर्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, कि इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। लेट अस टेक इट। तो स्मॉल चेंज जो होगा हमारे पास इंटरनल एनर्जी में, ठीक है, तो वो क्या होगा हम जानते हैं। तो U इज इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया, ये तो कंसीडर किया है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है ना, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। समझ में आई बात। नाउ change in internal energy with respect to temperature when volume is constant. This is how the small change is written, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने आपको एक कवर कराया है किस तरीके से हम स्मॉल चेंज को लिखते हैं, टोटल डिफरेंशियल, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ की बात करें, तो जो फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास, तो क्या होता है, डेल Q इज इक्वल टू du, ठीक है ना, प्लस के PdV। नाउ यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग, जस्ट पुट दिस वैल्यू, है ना। ये हमारे पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको यहाँ पर हमारे पास रख देंगे तो हमारे पास हीट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात चीज़ें। तो जब हम इसको वैल्यू को रखेंगे तो देखो यहाँ डेल U प्लस के डेल V, ठीक है ना, dt। ये अब देखो dV है, यहाँ dV भी है, तो मैं ना dV को कॉमन लिख लेता हूँ ना, ये प्रेशर आ जाएगा प्लस, और ये मेरे पास ये टर्म बचेगी, ठीक है ना। समझ में आई बात। ये हो गया। तो सिंपली हमने क्या किया है, फर्स्ट लो में du का वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सिंपली। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, तो dV तो जीरो होगा, तो dV जीरो होगा, तो देखो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। मैं कहूँ ये टर्म तो मेरे पास क्या होगी, टोटली जीरो होगी, तो मेरे पास ये तो बचेगा। तो डेल Q बाई डेल T क्या होता है, ये तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, हीट कैपेसिटी, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, du बाई dt। समझ में आया। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर,
समझ में आया? तो दिस डिफाइंस द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कंसीडर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट पर ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल क्यू बाय डेल टी, ठीक है ना, डीपी। समझ में आई चीज़ें? तो ये मुझे, अब मेरे पास जो ये टर्म है ना, इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, समझ में? तो देखो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये डेल टी हट जाएगा यहाँ से जब मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो मेरे पास सिंपली देखो ये टर्म बचेगी, देखो यही बचेगा, डी टी हट गया, ये कांस्टेंट रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आई चीज़ें? ठीक है। अब देखो, तो सी पी इज इक्वल टू ये आ गया, तो ये सी वी है ना, तो सी वी को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो देखो या सी पी इज इक्वल टू, ये सिंपली सी वी लिख लो, और ये टर्म मेरे पास एज इट इज आ गई, ठीक है। तो ये इधर आ गया, तो सी पी माइनस सी वी, समझ में आया? और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और यही एक जनरल रिलेशन है, समझ में आया? तो ये आपको याद भी होना चाहिए कि सी पी माइनस सी वी फॉर एनी गैस क्या होता है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, ठीक है ना, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस pressure, and this is change in volume with respect to temperature at constant pressure. This is one of the most important relation, ये आप ध्यान रखना है इसको, ठीक है। तो यही जनरल रिलेशन है हमारे पास। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो जो फर्स्ट टर्म है ये क्या शो कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी में वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में? दिस रिफ्लेक्ट्स द वर्क अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्पेशली इन रियल गैस। समझ में आया चीज़ें? तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स वर्क अगेंस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क कहने का मतलब देखो क्या है, अब ध्यान से इस चीज़ को ऐसे समझो आप कि हमारे पास जो जैसे सपोज आइडियल गैस हो, तो कोई भी गैस कंसीडर, जैसे हम ना आइडियल गैस की मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, है ना, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, समझ में आई चीज़ें? तो हमारे पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो जनरली होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। तो जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें होगी नहीं, तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक फॉर्म में होगी, समझ में आया? क्या होगी, काइनेटिक फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो जब काइनेटिक फॉर्म में होगी सारी की सारी एनर्जी, तो एट जो काइनेटिक एनर्जी की इज रिलेटेड टू होम, टेम्परेचर से तो रिलेटेड होती है। तो आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टोटली सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, सिर्फ हमारे पास सिर्फ काइनेटिक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये है। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है ये पी डी वी टी है ना, ये वर्क डन को रिफ्लेक्ट करता है अगेंस्ट द सराउंडिंग, एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस एज इट एक्सपेंड्स सराउंडिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। अब दूसरी बात ध्यान से देखो, जब हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, अभी पहले टर्म की मैं बात कर रहा था ना, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी तो कांस्टेंट होगी, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वो कैसे एक्सपेंड करेगी, नहीं ना। तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में आया? ठीक है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ध्यान रखना। तो देखो सी पी माइनस सी वी रिवेल्स हाउ द इंटरनल एनर्जी रेस्पॉन्स टू वॉल्यूम चेंज, यही तो डिफरेंस क्या शो कर रहा है कि भाई इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। और ये पी डी वी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, एडिशनल हीट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्सपेंशन वर्क, यही तो है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये एक्सटर्नल, ध्यान इस चीज़ को ध्यान से देखो, हम जानते हैं भाई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, है ना, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, जब मैं फर्स्ट लॉ की बात करूँ तो हमारे पास यही तो आता है, पी डी वी होता है फर्स्ट लॉ। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये टर्म तो जीरो हो जाती है, तो जितना भी हीट हम सिस्टम को देंगे वो किस में इस्तेमाल होगा, इंटरनल एनर्जी में, समझ में आया? ठीक है, अच्छा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की यदि मैं बात करूं तो देखो हमारे पास क्या आएगा, डी यू प्लस के पी डी वी, तो वो जो मैं हीट दूंगा वो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी और कुछ एक्सटर्नल वर्क भी करेगी। तो ये तो एट कांस्टेंट प्रेशर है। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारे पास क्या है, ये आता है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमें कुछ एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, इसलिए सीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था जब मेयर्स फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है ना, बिकॉज इट परफॉर्म सम एक्सटर्नल वर्क ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वही है कि एडिशनल टर्म जो है, हीट जो है, इट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एक्सपेंशन वर्क, है ना, जो हम एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, समझ में आई चीज़ें। नाउ वी विल कंसीडर टू स्पेसिफिक केस, हम दो स्पेसिफिक केस कंसीडर करेंगे, एक परफेक्ट गैस के लिए, एक रियल गैस के लिए। तो परफेक्ट गैस में हम क्या कंसीडर करें, मान लो जूल एक्सपेंशन हो रहा है, जिसको हम फ्री एक्सपेंशन भी बोलते हैं। तो उसको फ्री एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, कि गैस एक्सपेंड करेगी लेकिन हम उसको ना कोई हीट नहीं देंगे, है ना, मतलब हम ना तो हम कोई हीट देंगे ना ही वो कोई वर्क परफॉर्म करेगी, समझ में, इसलिए फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। तो नो हीट इज एक्सचेंज्ड, नो वर्क इज डन,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन। ये भी मैंने एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। यदि आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो फ्री एक्सपेंशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैस का एक्सपेंड होगी, ना हम कोई हीट प्रोवाइड करेंगे ना कोई वर्क देंगे, समझ में आए। तो वो जो एक्सपेंड होगी खुद की इंटरनल एनर्जी से ही होगी, समझ में आए चीज़ें। यदि एक्सपेंशन हो रहा है तो खुद की इंटरनल एनर्जी से ही होगा, हम बाहर से उस पर कोई वर्क नहीं और कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ से हमारे पास क्या आएगा, तो यही तो होता है डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस के डी डब्ल्यू। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, समझ में आया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, जीरो। तो यानी देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ है जूल एक्सपेंशन में। जो पहले थी इंटरनल एनर्जी वही इंटरनल एनर्जी बाद में भी है, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास परफेक्ट गैस के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो, तो डेल यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो वॉल्यूम तो एक्सपेंड हो गई और इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये तो टर्म जीरो आएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आया। और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया था कि आइडियल गैस के लिए ये जीरो क्यों आती है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस के पोटेंशियल। तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसलिए टोटल एनर्जी जो होती है इंटरनल एनर्जी वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है, और हम यदि टेम्परेचर ही कांस्टेंट कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, समझ में आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये टर्म तो गई, टाटा बाय बाय, समझ में आया। तो Cp माइनस Cv हमारे पास क्या बचेगा, जनरल फॉर्म से ये टर्म आएगी, ठीक है ना, कोई डाउट है। और आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं Pv इज इक्वल टू nRT एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। व्हाट विल हैपन, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, अब टाइम के रेस्पेक्ट टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, वी विल गेट दिस वन। तो डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एन आर अपॉन में पी वी। तो यहाँ पर हम रखेंगे जब पी तो ऑलरेडी है ना, और ये एन आर अपॉन में पी से पी कट जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी मेरे पास क्या बचा, एन आर आ गया, समझ में आया। तो इट शोज दैट फॉर अ परफेक्ट गैस जो डिफरेंस होता है हीट कैपेसिटी में डिपेंड्स ओनली ऑन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, समझ में आया। देखो आर पर ही तो डिपेंड कर रहा है या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है ना। एंड कंफर्म्स दैट इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट ऑन वॉल्यूम और प्रेशर। सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो होती है ना आइडियल गैस की, किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, ये बात ध्यान रखना, समझ में आई बात, ठीक है। वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती, ना ही वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। किस केस की बात कर रहा हूँ मैं, आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। यदि मैं नंबर ऑफ मोल्स को दोनों के नीचे लेके डिवाइड कर दूं ना, मतलब दोनों साइड डिवाइड कर दूं, तो मैं स्मॉल सी पी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू आर लिखूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी हो गया। ये अभी हीट कैपेसिटी है जब कैपिटल फॉर्म में लिखा हूँ, है ना। यदि नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दूंगा तो देखो ऐसे मैं बात कह रहा हूँ, तो इस केस की, ठीक है ना। तो ये हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है, हम स्मॉल से लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी को, ठीक है। बात करते हैं हम रियल गैस की। तो देखो रियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होते हैं, दूर दूर तो नहीं होते कि इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है, ठीक है ना, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करता है, समझ में आया। ये ध्यान रखना, किसके लिए, रियल गैस के लिए, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी जो होता है, ठीक है ना, इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये जीरो नहीं होगा, जैसे आइडियल गैस में जीरो हो गया था। तो ये डिपेंड करता है ना इस पर, भाई यू को इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब वॉल्यूम यदि चेंज होगी किसी गैस की तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, तो ये जीरो नहीं आएगी टर्म, ठीक है, समझ में आया। तो हम रियल गैस में यदि हम वंडरवॉल गैस ले लें, तो वंडरवॉल गैस में जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है ना विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज गिवन बाय एन स्क्वायर ए अपॉन में वी स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये टर्म आप याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म, ठीक है, समझ में आया। अब ये आया कहाँ से टर्म, ये हम करेंगे जब मैं आपको मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस पढ़ाऊंगा, तो उस केस में हम इस रिलेशन को डेराइव कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आता कहाँ से, नहीं तो ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है ना। यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब तो क्या करना है, सिंपली ये टर्म जो हमारे पास जनरल रिलेशन थी ना Cp माइनस Cv के लिए, जनरल गैस के लिए, तो उसमें उठा के रख देते हैं। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू पी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी टी, यही तो था हमारे पास, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो इसको उठा के रख देंगे, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, ये टर्म लगा रख दी, ये एज इट इज आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास वंडरवॉल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये टर्म बन रही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर टी अपॉन में वी माइनस बी, है ना, एन आर टी अपॉन में वी माइनस के बी। तो ये नीचे चला जाएगा, तो देखो इस टर्म की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन आर टी अपॉन में वी माइनस बी, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब हमको क्या करना है, ये टर्म और कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है,
ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएट कर देंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, ताकि हमारे पास डेल वी अपॉन में डेल टी आ जाए। ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो अब क्या करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करना है आइडियल गैस को, तो ये टर्म एज इट इज मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो। तो देखो ये टर्म एज इट इज होगी, इसको डिफरेंशिएट करा, एन बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट किया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्लस लगाया। अब देखो, अब इस टर्म को एज इट इज मान लो, ये टर्म एज इट इज हो गई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमने डिफरेंशिएट करना है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। हमारे पास एन स्क्वायर ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये माइनस के 2 अपॉन में वी क्यूब डेल वी अपॉन में डेल टी अपॉन में पी आ जाएगा। तो देखो ये आ गया। ठीक है, बचा एन आर, तो टाइम तो एन आर आ जाएगा टाइम और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करना ही है। ठीक है, समझ में। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कॉमन ले लो, तो ये बचा, यहाँ एज इट इज लिखा, ये वाली टर्म एज इट इज लिख ली, इज इक्वल टू एन आर। ठीक है, समझ में। अब फिर से देखो आइडियल गैस का इस्तेमाल करते हैं ना, ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी अपॉन में वी माइनस एन बी, है ना, ये नीचे चला जाएगा इसके, तो ये टर्म बचेगी ना, तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये इस्तेमाल किया है मैंने आइडियल गैस, उस वन रोल गैस का ही। तो इस टर्म को क्या लिख लिया, एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी, ये टर्म क्या आ गई एज इट इज। ठीक है, एन आर, कोई डाउट है। अब एलसीएम ले लो, है ना, देखो नीचे क्या आएगा, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वी क्यूब एन आर टी, समझ में, यहाँ वी माइनस एन बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने, सिंपली एलसीएम लिया है ना। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें आपने 5th-6th क्लास में पढ़ा होगा, एलसीएम लेना कैसे सीखते हैं। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, डेल वी बाई डेल टी तो हमें निकालना था, तो अब इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नीचे, ऊपर जाकर न्यूमरेटर हो गया, है ना। तो देखो ये न्यूमरेटर में आ गया, ये न्यूमरेटर था, नीचे आकर डिनोमिनेटर में आ गया, यही हमें चाहिए था। अब इस एक्सप्रेशन को हमने जो जनरल इक्वेशन निकाली थी, ये इसमें रख देंगे, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो देखो ये हमने सिंपली पुट कर दिया, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है ना, आप कोशिश कीजिए आप खुद से लिखने का, हाथ से लिखने का। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नोट्स मांगते हैं। ठीक है ना, अभी आपको चीज़ें, आपको ध्यान होगा शायद इटली में क्या किया गया है, जो बच्चे क्या करते थे, लैपटॉप लेके जाते थे क्लास में, वहाँ पर लेक्चर्स नोट करते थे। ठीक है ना, अब क्या किया है उन्होंने, लैपटॉप को बैन कर दिया है क्लासरूम में, है ना। और ये कंपलसरी क्या है कि आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, जो भी प्रोफेसर आपको बोले वो आपको खुद से अपने हाथ से नोट डाउन करना चाहिए। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी चीज़ें मेमोरी में ज़्यादा देर तक रिटेन रहेगी और आप ज़्यादा सीख पाओगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये वी माइनस एन बी कट गया सिंपली। ठीक है, अब और क्या करना है, जो सी पी माइनस सी वी है ना मेरे पास, देखो ये दोनों से मैंने कट कर दिया। अब देखो ये जो मेरे पास एन आर बचा है, ये टर्म, ठीक है ना, तो ये एन आर लिख लिया। अब जी वी क्यूब एन आर टी है ना, इससे डिवाइड कर दो। देखो एन आर टी वी क्यूब भी तो है, ऊपर भी वी क्यूब एन आर टी है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ तो 1 ही बचेगा, और यहाँ जब मैं करूंगा देखो 2 एक एन बचेगा, है ना, ए वी माइनस के एन बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आर टी वी क्यूब। ठीक है, डिवाइड किया किससे, एन आर टी वी क्यूब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो ये टर्म बचेगी मेरे पास। ठीक है ना, समझ में आया। या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इनवर्स में लिख लूंगा ना, तो देखो -1 लिख लिया, समझ में आया, यही तो टर्म है। तो ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन आ गया किसी भी रियल गैस के लिए। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहली तो बात है। दूसरा, यदि ए क्या हो, स्मॉल हो, काफ़ी स्मॉल, है ना, देखो ए बी जो वंडरवॉल गैस कॉन्स्टेंट्स होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं। या मैं बात करूँ, एक इसको डिनोट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, तो यदि वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है फोर्सेस तो हैं लेकिन वो काफ़ी यदि वीक हैं, तो ये टर्म जो होगी ना काफ़ी कम आएगी, समझ में आया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जब भी ये एक्सप्रेशन होता है ना 1 माइनस के, जैसे मान लो 1 माइनस के एक्स है ना, और इसको हम जब एक्सपेंड करते हैं तो ये टर्म यदि 1 से भी छोटी है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये हमारे पास रफली क्या आ जाएगा, अराउंड, है ना। तो एक्सपेंड देखो, इसका एक्सपेंशन होता है 1 + x स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस समथिंग करके एक्सपेंशन होता है। तो ये x की वैल्यू जब बहुत छोटी होती है, तो मान लो 0.01 समथिंग है, तो उसका जब स्क्वायर करोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, फिर क्यूब होगा वो और छोटी हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरीके से तो वो जब टर्म छोटी हो जाएगी तो टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, हमारे पास 2 ही टर्म बचती हैं 1 + x। ठीक है ना, तो वही है, तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को जब एक्सपेंड करेंगे तो यदि ये बहुत छोटी है, 1 से भी छोटी है, तो क्या होगा, ये 1 + x या जो भी ई टर्म इसको लिख सकते हैं, समझ में। तो देखो ऐसे समझो, ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी तो ये प्लस बन जाएगा, तो देखो प्लस बन गया, है ना, इट्स अप्रोक्सीमेटली, और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो माइनस लगाएंगे, ऊपर -1 लिख देंगे तो जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये भी जनरल ही है लेकिन हमने अप्रोक्सीमेट किया, समझ में आया। ठीक है, तो ये किसके लिए, रियल गैस के लिए, वंडरवॉल गैस के लिए। ठीक है,
तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट शुड बी नोटेड द डिफरेंस जो है ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम वो ग्रेटर है रियल गैस में, है ना, ज़्यादा ही तो है, क्योंकि देखो हमारे पास Cp माइनस CV इज इक्वल टू NR किसके लिए, आइडियल गैस के लिए तो आया था, तो ये टर्म तो आइडियल गैस तक आती है, उसमें कुछ प्लस हो रहा है रियल गैस में, है ना, तो रियल गैस के लिए ज़्यादा है डिफरेंस आइडियल गैस के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यदि However, if गैस इज नॉट डेंसली पैक्ड, अब देखो गैस डेंसली पैक्ड नहीं है तो इसका मतलब पार्टिकल्स क्या बहुत दूर दूर है, पार्टिकल्स दूर दूर है इट मीन्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बहुत ही कम होगा, यानी पार्टिकल्स दूर दूर का मतलब हो गया आइडियल गैस का केस, समझ में, मोलिकुलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये तो ऑलमोस्ट करेक्शन जो टर्म है नेग्लेजिबल हो जाएगी, है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। यदि देखो ए बहुत कम होता है, स्मॉल होता है, तो हम जनरली ये लिखते हैं, यदि इवन ए बहुत ही ज़्यादा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं, ना के बराबर है, तो ये टर्म तो और नेग्लेक्ट हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, आइडियल गैस का तो केस आएगा, है ना, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो हमने अभी किसके लिए क्या देखा, हमने डिफरेंस देखा Cp माइनस CV के, ठीक है ना, तो एक एप्रिशिएबल डिफरेंस आता है किस केस में, गैस के केस में। लेकिन सॉलिड और लिक्विड की यदि मैं बात करूं, ध्यान रखना है काफी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड यदि लिक्विड की बात करूं, जो डिफरेंस होता है ना हीट कैपेसिटीज में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। ये जो डिफरेंस होता है ना ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होता है, कोई इतना एप्रिशिएबल डिफरेंस आता नहीं है, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड गैस के केस में दोनों अप्रोक्सीमेटली सिंपल सेम से ही होते हैं, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस किस केस में है, गैस के केस में। तो ये बात इंपॉर्टेंट दिमाग में बैठा लेना। बात करते हैं प्लॉट की, ठीक है। तो प्लॉट ऑफ Cp माइनस CV वर्सेस वॉल्यूम, अब हम किसी भी रियल गैस वंडर वॉल का रियल गैस है तो Cp माइनस CV वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ हम देखेंगे। तो दिस इज हाउ द ग्राफ वेरीज, ठीक है। तो हमारे पास रियल फॉर्मूला क्या है, यही तो है, तो वॉल्यूम की वैल्यू मैं रखूंगा कुछ ना कुछ, तो ये क्या करेगा, वेरी करेगा, समझ में आया, ठीक है। तो कुछ टर्म के लिए v के लिए मान लो v की कोई वैल्यू आएगी ना, है ना, तो उस केस में उस v की वैल्यू मान लो v माइनस NB है ये, है ना, तो कुछ वैल्यू v की आएगी जिसके लिए NB के आसपास होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी उस केस में, है ना, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, उस केस में ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जो ये मेरे पास Cp माइनस CV अपॉन NR क्या आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो वेरिएशन हमारे पास है, तो जैसे जैसे देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो जैसे ही वॉल्यूम NB के आसपास पहुंचा, इस टर्म के पास पहुंचा, है ना, NB के, तो ये टर्म क्या हो जाती है, 0 के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है ना। तो Cp माइनस CV हमारे पास ये 1 माइनस समथिंग कोई टर्म है, यही तो है रियल फॉर्मूला। तो ये टर्म किसी वॉल्यूम के लिए क्या हो जाती है, 0, तो कुछ वॉल्यूम के लिए 0 हो गई, तो यहाँ मेरे पास NR है, तो ये Cp माइनस CV अपॉन में NR इज इक्वल टू 1 माइनस समथिंग ही तो है, तो वो टर्म क्या होगा, 0, तो मेरे पास ये अप्रोक्सीमेटली देखो किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये हमारे पास जैसे हम थोड़ा और फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये देखो रियल गैस के लिए तो है, तो हम जानते हैं Cp माइनस CV क्या है, 1 NR, है ना, समझ में आया। तो 1 प्लस समथिंग कुछ होता है ना रियल गैस के लिए अप्रोक्सीमेटली, तो वही तो है जब हम इसको पूरा एक्सपेंड यदि करने लगे, तो रियल गैस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप ध्यान से देखो आइडियल गैस के लिए तो ये 1 आ गया, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डिफरेंस से मैक्सिमम तक जाता है, फिर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा पार्टिकल उतने दूर दूर जाएंगे, और गैस जो होगा आइडियल गैस की तरफ शो करने लगेगा बिहेवियर, समझ में आया, ठीक है। तो नोट दैट द आइडियल गैस बिहेवियर इज अटेंड एट लार्ज वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, समझ में आए चीज़ें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, ध्यान रखना। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।